आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पटना से राघोपुर की संपर्कता का फीता काटकर एवं शिलापट्ट अनावरण कर लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित 6 लेन गंगा पुल का राघोपुर तक निरीक्षण किया। राघोपुर पहुंचने पर वहां मौजूद ग्रामीणों ने इस पुल के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने जनसमूह का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा कि आप लोगों के हित में हम लगातार काम कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए हमसे जो बन पड़ेगा करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के बचे हुए कार्यों को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है। सोमवार को प्रदेश राजद कार्यालय में लालू प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया है। पार्टी के गठन के समय से ही लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। कल नामांकन पत्र की जांच होगी। लालू प्रसाद यादव का अध्यक्ष बनना तय है। तेजस्वी यादव ने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने राजद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वे अब तक 12 कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरा कर चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में हमें जीत मिलेगी। राजद के सांगठनिक सत्र 2025-2028 के लिए यह नामांकन किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ कई राजद नेता मौजूद थे। राजद पार्टी के गठन के बाद से ही लालू प्रसाद यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस बार भी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना जाना तय है। बिहार बदलाव यात्रा के तहत प्रशांत किशोर करगहर पहुंचे। बताते चलें, जहां करगहर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। बिहार बदलाव यात्रा के तहत हुए वे करगहर पहुंचे, जहां उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के फिर से अध्यक्ष चुने जाने के सवाल पर कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी परिवार की पार्टी है और जब पार्टी परिवार की है तो अध्यक्ष भी परिवार का आदमी होगा। उन्होंने एक वाकया को याद करते हुए कहा कि लालू जी से एक बार पूछा गया कि आपने अपनी पत्नी को सीएम क्यों बना दिया, तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को नहीं बनाएंगे तो किसी की पत्नी को बनाएंगे। वहीं उन्होंने प्रशांत किशोर के द्वारा लालू प्रसाद यादव को गब्बर कहे जाने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की बातों का क्या कहना है। कभी उनके पिता शकुनी चौधरी मुंगेर की सभा में सीएम नीतीश कुमार को जमीन में गाड़ने की बात करते थे। आज उसी शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी सीएम नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए सीना ठोक रहे हैं। बता दें, उन्होंने दिनारा, कोचस तथा करगहर में पदयात्रा एवं रोड शो भी किया। बिहार के कैमूर में बीएसपी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार, पार्टी के नेता रजा खान, संतोष राम, ओम प्रकाश पांडे, धीरज सिंह, नीरज पांडे सहित जिले के कई नेता मौजूद रहे। बैठक में बीएसपी नेता रजा खान के समर्थकों के द्वारा नारा लगाया जा रहा था। बैठक में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने चैनपुर विधानसभा के विकास को लेकर स्थानीय विधायक एवं बिहार सरकार के मंत्री को घेरते हुए नजर आए। आगे हुए विधायक हैं, उनसे बदला लेने के लिए लोग तत्पर हैं। आज अगर बटन दबा दें तो आज वो पूरे भागे विधायक जी की जमानत जब्त हो जाएगी और चैनपुर की जनता ने ठान लिया है कि यहाँ पर धोखा देने वालों की कोई जगह नहीं है। और इस पर आप खुद देखिए कि जो जनसराब आज उमड़ा है यहाँ पर, ये उसका बानगी है कि इस बार फिर से बहुजन समाज पार्टी चैनपुर विधानसभा जीत करके पटना जाने वाली है। कोई भी हरा नहीं पाएगा। अच्छे अच्छे लोगों को चैलेंज है कि बीएसपी यहां से जीतकर ही जाएगी। स्वाधीनता पार्टी ने अपने द्वितीय स्थापना दिवस पर सहरसा में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर शंकर प्रभात ने शिरकत किया।
उन्होंने घोषणा की कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया की सभी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राज्य की लगभग 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अमर शंकर प्रभात ने कोसी क्षेत्र की उपेक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उद्योग कारखानों की कमी के कारण यहां से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। पार्टी का प्रयास होगा कि कोसी क्षेत्र में उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना हुई। भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से सूरज यादव की मौत हो गई। सूरज यादव को भतीजे झुनझुन यादव ने मुंह और सिर में गोली मारी है। मृतक की बेटी लवली कुमारी ने बताया कि मेरे पिता सूरज यादव आज घर की रंगाई पुताई करा रहे थे। इसी दौरान मेरे घर पर झुनझुन यादव आया और कहा कि चाचा आप तरक्की तो कर रहे हैं। फिर इतना कहने के बाद अपने घर गया, हथियार लाए और मेरे पिता को गोली मार दिया। अनफानन में हम लोग अस्पताल लेकर भागे, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक की बेटी ने बताया कि गोली मारने के बाद आसपास मौजूद लोगों को भी झुनझुन यादव ने दौड़ाकर गोली मारने का प्रयास किया। हालांकि सभी लोग छिप गए। लवली ने बताया कि झुनझुन एक्स आर्मी मैन है, नौकरी से इस्तीफा देने के बाद घर पर रहता था। इससे पहले भी मां पर चाकू से हमला किया था, जिसमें 4 महीने उसे जेल भी रहना पड़ा। मेरे पापा यहाँ पे पेंट करवा रहे थे, तो वो जो मेरा चचेरा भाई है, जो मारा है झुनझुन यादव, मेरा चचेरा भाई लगा। तो मेरे पापा को आके बोला ना कि चाचा पेंट करवा रहे हैं, तो मेरे पापा बोले कि हाँ पेंट करवा रहे हैं। तो कि मेरे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। पापा बोले कि ऐसा हो रहा था, तुम भी करवाओ। तो यहाँ पर काला बोल रहा है, तो क्या आप ही तो तरक्की पे है चाचा। इतना बोल के चला गया है। और घर में से लाया, कि कहाँ से लाया हमको नहीं पता है। जो बंदूक रिवॉल्वर लेकर आया और घर में घुस के एकदम उनको तान के एक गोली मुंह में मारा, एक गोली माथा में मार दिया। रोहतास जिले में हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में फरार चल रहे एक नामजद अभियुक्त संजय मिश्रा उर्फ चाई मिश्रा को पुलिस ने नटवार थाना क्षेत्र के नियाजीपुर गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले इस कांड के 2 नामजद अभियुक्तों को सुरेंद्र सिंह और गांधी कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। घटना 7 जून को आपसी विवाद में हुई थी, जिसमें गोलीबारी के दौरान जयप्रकाश सिंह और सुग्रीव कुमार जख्मी हुए थे। इलाज के क्रम में जयप्रकाश सिंह की मौत हो गई। मृतक के परिजन विनोद सिंह ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसमें अकोड़ी गोला व नोखा के थानाध्यक्ष के अलावा जिला सूचना इकाई की तकनीकी टीम को भी शामिल किया गया था। सुग्रीव कुमार को गोली लगी थी और एक व्यक्ति जयप्रकाश सिंह जो नोखा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। पूरी घटना में जो आप लोग को पहले ही बताया गया था कि इसमें आपसी विवाद में ये घटना हुई थी। घटना की गंभीरता को उस दिन ही देखते हुए तुरंत टीम बनाकर छापेमारी की गई थी, जिसमें घटना में कांड में संलिप्त 2 व्यक्ति गांधी कुमार और सुरेंद्र सिंह को घटना के कुछ घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे स्पष्ट हुआ था कि सुरेंद्र सिंह और गांधी कुमार अपने और 2 सहयोगियों के साथ और जो मृतक है जयप्रकाश कुमार के साथ, उसके साथ बेलाघड़ी अपने एक रिश्तेदार सुरेंद्र सिंह के पक्ष लेकर विवाद करने पहुंचे थे। बिहार के भागलपुर में PHPCL परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ। भागलपुर जिले के कंपनी बाग स्थित जगलाल उच्च विद्यालय में PHPCL बिजली विभाग की परीक्षा में अव्यवस्था के चलते सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। समय पर सर्वर चालू नहीं हो सका, जिससे कई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला। वंचित छात्रों का आरोप था कि कुछ अभ्यर्थियों को 1:30 बजे के बाद भी प्रवेश मिला, जबकि अन्य को बिना किसी स्पष्ट सूचना के बाहर कर दिया गया। बाहर खड़े अभ्यर्थियों को जैसे ही जानकारी मिली, उनमें आक्रोश फैल गया। परीक्षा केंद्र के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई और पेपर लीक और धांधली के आरोप लगने लगे। स्थिति को बिगड़ते देख स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जब भीड़ ने केंद्र के गेट को तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया। इस दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई और कुछ को मामूली चोटें भी आईं। पुलिस ने छात्रों को पीछे हटाने के लिए हल्का धक्का मुक्की भी की और हॉकी बॉल का भी प्रयोग किया। हंगामे की सूचना मिलते ही सदर SDM विकास कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने की कोशिश की और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हुए हैं
और भाड़ा लग रहा है। बैग रखने का जगह नहीं है किसी के पास। व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इसके पहले बीटीएससी का एग्जाम दिए हुए थे, उनका सारा व्यवस्था था। टीसीएस जिस तरह से कर रही है ये बहुत ही गलत है, छात्र हित में है ही नहीं। यदि सरकार चाहती है कि विद्यार्थी परीक्षा ना दे तो सीधा डायरेक्ट बोल दे वैकेंसी नहीं निकाले, वैकेंसी निकाल के पैसा क्या। शनिवार को थाना क्षेत्र के मोहकामा गांव स्थित जॉब जलाशय डैम में डूबने से एक महिला की मौत की खबर सामने आई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मोहकामा निवासी किशोरी यादव की पत्नी रूबी देवी शनिवार को भैंस चराने सरकी नदी की तरफ गई थी और उसी दौरान सरकी नदी में बाढ़ आ गई और पानी के तेज बहाव में बहते हुए जॉब जलाशय डैम में समा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को निकालने का प्रयास जारी है और लगभग 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से डैम में डूबी महिला का शव निकाल लिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची रजौली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा शव को सदर अस्पताल नवादा भेज दिया है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में आजसू पार्टी ने कल अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय स्तर पर हुए इस भव्य समारोह का आयोजन रांची स्थित खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया गया था। इस दौरान बलिदान दिवस के रूप में शहीदों को समर्पित करते हुए आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष सह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई विधायक और मंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। मौके पर पार्टी अध्यक्ष ने राज्य सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के अनुसार इस समारोह में राज्य के 24 जिलों एवं 264 प्रखंडों से कार्यकर्ताओं से लेकर बंगाल, ओडिशा से भी लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। बिल्कुल से आज बलिदान दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों ने देखा एक नवीन सोच की पूरा युवा पीढ़ी अब जो अलग अलग दायित्वों के साथ प्रदेश में काम कर रही है, एक आह्वान के लिए और अपने इस राज्य के उदय के वीरों को याद करने के लिए, उनको तर्कों को ताज़ा करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर आए थे। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको दायित्व आने वाले भविष्य में उनका दायित्व इस राज्य के प्रति एक राजनेता के रूप में, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो दायित्व है इसका बोध हम सभी लोगों ने किया है। रांची में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिना किसी समझौते के साथ इस परियोजना को पूरा करने का दावा किया है। इस दौरान मंत्री ने राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर इस परियोजना को लेकर जानबूझकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया और कहा कि जो लोग रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं वे बाबूलाल मरांडी पाठशाला के छात्र हैं। दरअसल इरफान अंसारी ने कहा कि वो रिम्स 2 के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना पूरा कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि रिम्स 2 का निर्माण सरकारी जमीन पर होगा, न कि किसी खेती योग्य भूमि पर। अंत में डॉक्टर अंसारी ने चेतावनी भरे लहजे में भी ये कहा कि अब रिम्स 2 का निर्माण कोई रोके ये संभव नहीं। आज एक पार्टी के निर्देश पर हमारे जो इंचार्ज है के राजू साहब और हमारे जो अध्यक्ष हैं जैसे महतो कमलेश जी के निर्देश पर जनता दरबार लगाया गया है और हमें लगा था कि 10-20 लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों लोग आ गए हैं। तो जो फरियाद है निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, जो भी समस्या है उसका समाधान यहाँ से होगा। जब तक हम समाधान नहीं करेंगे हम यहीं पर रहेंगे। राजधानी रांची में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कल देर शाम एक भव्य जनसभा आयोजित की गई, जहां देश भर से तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ धर्मगुरु, सांसद और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा देखने को मिला। राजधानी में हुई भारी बारिश के दौरान इस विशाल जनसभा का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजुद्दीदी, प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास के साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा के तत्वावधान में किया गया। मौके पर अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी भी राजधानी पहुंचकर इस सभा को संबोधित करते हुए नजर आए, जिनका सबसे पहले स्वागत भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया गया।
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी को लेकर चेतावनी जारी करने के साथ कानून व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बताते चले कि इस कड़ी में राजधानी के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने एपीएन न्यूज के संवाददाता तृप्ति सिंह के साथ कई महत्वपूर्ण चर्चाएं साझा की। भार को संभालने के बाद श्री मंजूनाथ भजंत्री जी ने जिस तरीके से अपने कार्यकाल में लगातार कुछ महीनों में कई काम किए हैं, जिसके कारण इनकी इमेज कड़क डीसी के तौर पर बनी हुई है। इस विषय पर हम उनसे जानना चाहेंगे अपने कार्यकाल में उन्होंने किस तरह के काम को ले, रांची में खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने किस तरह के बदलाव को लेकर अपने विचार रखे और किस तरह के बदलाव के बारे में वो काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को तो जानना चाहेंगे हम उनसे कि उनका क्या कहना है खासतौर पर राजधानी रांची के लिए। तो शिक्षा क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके माध्यम से भी चेंजेस, सोशल चेंज आती है, तो उसी को लेते हुए हम लोगों ने इस बार क्लास 8 में जो है बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पूरा रांची जिला है, पूरा 24 जिले में हम लोगों ने एक प्री बोर्ड टेस्ट जो करवाए और उससे प्रैक्टिस करवाए। उसके माध्यम से जो बोर्ड रिजल्ट जो है 8th क्लास का, तो उससे पहले जो पिछले साल लगभग सेकेंड लास्ट थी, अब इस बार जो है टॉप में आई, सेकंड पोजीशन पे आई। और हम लोगों ने टीचर्स का भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो ई विद्या वाहिनी जो अटेंडेंस जो होती है उसका हम लोग इंश्योर करा रहे हैं कि 100% सभी टीचर्स उसमें उपस्थिति दर्ज करें, और जो दर्ज नहीं करते हैं तो उनका उसमें वेतन में कटौती और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी होती है। हम लोग कटिबद्ध। जी सर, कानून व्यवस्था को लेकर एक सवाल है सर, जैसा कानून व्यवस्था से आपको क्या लगता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, आप पूरी तरह से संतुष्ट है जो कानून व्यवस्था अभी हमारे यहाँ राजधानी रांची में है? विधि व्यवस्था समस्या जो आती है तो उसमें लोगों को कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन रहती है, उसकी वजह से वो लोग अचानक उग्र हो जाते हैं। तो उसको भी रोकने के लिए हम लोगों ने सभी जिला प्रशासन के लोगों को बताया है कि आम जनता से और सभी लोगों से अच्छे व्यवहार से बात करेंगे और उनको सही सूचना देंगे ताकि लोगों को किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे। और ज़मीन के मामलों को लेकर विधि व्यवस्था में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, ये भी कुछ संज्ञान में आते हैं कि कभी ज़मीन माफिया हो, किसी का ज़मीन हड़पने जाते हैं तो उस समय इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं विधि व्यवस्था का। तो उसको भी हम लोगों ने थाना को और सभी अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बोकारो में जमुनिया नदी पर बना नवनिर्मित पुल मानसून की पहली बारिश से ही पुल ने अपनी पोल खोलकर रख दी है। इस पुल का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल धनबाद द्वारा 4.7 करोड़ की लागत से संवेदक प्रीति एंटरप्राइज द्वारा बनाया जा रहा है। यह नवनिर्मित पुल अभी उद्घाटन का बाट जो ही रहा था कि उद्घाटन के पहले हुई बारिश ने इसके निर्माण में हुई भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। एक तरफ पुल पर बने गार्डवाल जहां भरभराकर गिर पड़े, वहीं सड़क पर आई दरारों ने इसके निर्माण की पूरी कहानी बयां कर दी। झारखंड के बेरमो में वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताते चले बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो जैना मोड़ मुख्य मार्ग में थाने के समीप बोकारो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह की अगुवाई में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। बताते चलें कि इस वाहन जांच में वाहन के कागजात, हेलमेट, डिक्की, ट्रिपल लोडिंग लाइसेंस आदि की जांच की गई। जांच के दौरान कुछ वाहनों का विधिवत चालान भी किया गया। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, महान शिक्षाविद और भारतीय महासंघ के जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर मुखर्जी के अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पित किया। वे न केवल कुशल संगठक थे बल्कि दूरदर्शी राष्ट्र नायक भी थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति को राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक अस्मिता के सुदृढ़ सूत्र में पिरोया।
रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पूजन किया। बताते चलें, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर की ग्राम बंजारी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। नवा रायपुर की बंजारी में 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्व सुविधा युक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। परिसर में दोनों संस्थानों के भवन के निर्माण के लिए प्रारंभिक रूप से 130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले, रविवार को अलग अलग जगहों से जवानों ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 3 नक्सलियों को गंगालूर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 नक्सलियों को जंगला और मुदेड़ थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। रायपुर में लड़कियों के साथ ट्रेनिंग के नाम पर बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस दर्दनाक वीडियो ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। वीडियो में खुद को राजपूत रेजिमेंट का सिपाही बताने वाला गौरव कुमार का नामक युवक लड़कियों पर बर्बरता करते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में एक लड़की डर के मारे कांप रही है और दूसरी सहमी हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद गौरव ने अपनी हिंसक हरकतें नहीं रोकी। दूसरे वीडियो में एक युवक लड़की के पेंट पर पांव रखकर खड़ा दिखाई दे रहा है, जो मानवता को शर्मसार करने वाला दृश्य है। बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम रायपुर स्थित पावर डिफेंस अकेडमी का है, जिसे गौरव कुमार संचालित करता है। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के नवाशहर की तहसील बलाचौर के गांव सोभूवाल के दीपक कुमार, जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, उसकी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के एक होटल में लाश मिलने के बाद मृतक दीपक के परिवार के सदस्यों ने न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि दीपक कुमार ने 2 महिलाओं से परेशान होकर आत्महत्या की है। ਸਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟੋਪਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ 5:20 ਤੇ ਉਦੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ 43 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 306 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਜੇੜੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇਰੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।